राम सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारतीय रेलवे एक लंबे समय से देश की जीवन रेखा रही है, जो एक सुलभ और किफ़ायती नेटवर्क के माध्यम से विशाल और विविध जनसंख्या को जोड़ती है। हालांकि वंदे भारत परियोजना, जिसे भारत की प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है, वास्तव में आर्थिक बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करती है, जहां कॉरपोरेट राजस्व मॉडल के कारण किफ़ायती और सुलभ परिवहन को दरकिनार कर दिया गया है। वंदे भारत ट्रेनों का उदय उनके गतिशील मूल्य निर्धारण और पूरी तरह से एसी डिब्बों की संरचना के साथ रेलवे नीति में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनों के विपरीत, जो समाज के हर वर्ग की सेवा करती थीं, वंदे भारत में स्लीपर कोच और अनारक्षित डिब्बे नहीं हैं, जिससे यह केवल उन लोगों के लिए परिवहन का साधन बन गया है जो प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। यह विशिष्टता सरकार की व्यापक आर्थिक नीतियों के अनुरूप है, जो केवल संपन्न वर्ग की सेवा करने वाले नए भारत की छवि बनाने में अधिक रुचि रखते हैं। स्टेशन आधुनिकीकरण के भव्य दावों के बावजूद एक हालिया संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट एक अलग कहानी बताती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चिन्हित 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन उपेक्षित हैं और उनके उन्नयन अनिश्चित काल के लिए विलंबित हैं। पूंजीगत व्यय को रेल पटरियों के विस्तार, रोलिंग स्टॉक की खरीद और सिग्नलिंग उन्नयन में लगाया जा रहा है, लेकिन क्रियान्वयन की गति बहुत असंतोषजनक है। वास्तविकता यह है कि सरकार आधुनिकीकरण का दावा करती है, लेकिन रोजमर्रा के रेलवे यात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अभी भी गंभीर रूप से अपर्याप्त है। शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्लीपर श्रेणी सेवाओं का धीरे धीरे समाप्त होना है। असमानता की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश की 40% आबादी प्रति माह 20,000 से 30,000 के बीच कमाती है। फिर भी रेलवे नीतियां केवल उच्च वर्ग आय वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। दिल्ली से पटना आने वाले 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए, जो पहले एक सस्ती यात्रा थी, अब आर्थिक बोझ बन गई है। बढ़ते किराए और मुद्रास्फीति के कारण कई यात्रियों को या तो महंगे यात्रा विकल्प अपनाने पड़ते हैं या अपनी यात्राओं को स्थगित करना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि ये नागरिक जो अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करते हैं, उसी सार्वजनिक सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं जिसे वे वित्त पोषित करने में योगदान देते हैं। भारतीय रेलवे को एक लाभ संचालित इकाई में बदलने की यह प्रक्रिया इसकी राजस्व लक्ष्यों में भी स्पष्ट है। 2024-25 के लिए रेलवे का यात्री राजस्व 92,800 करोड़ रुपए आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% की तेज वृद्धि है। किराए को नियंत्रित रखने के बजाय सरकार इन वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यात्री और माल यातायात दोनों में वृद्धि पर निर्भर कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नई ट्रेन की शुरुआत में एसी और गैर एसी डिब्बों के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा या नहीं। जैसे जैसे ध्यान उच्च श्रेणी की सेवाओं पर केंद्रित हो रहा है, कामकाजी वर्ग की आबादी खुद को लगातार बाहर किया हुआ महसूस कर रही है। रेलवे में खाली पद बढ़ते जा रहे हैं। 2023 तक 2.74 लाख से अधिक खाली पद पड़े थे, जिनमें 1.7 लाख से अधिक केवल सुरक्षा क्षेत्र में थे। हालांकि इस बजट में इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई प्रावधान या योजना नहीं बनाई गई है। सुरक्षा क्षेत्र में इस कमी को कम करने के लिए रेलवे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। हाल ही में ग्रुप सी परीक्षा को चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया। यह एक नियमित पैटर्न बन गया है। पहले तो भर्ती प्रक्रिया में देर होती है और जब भर्ती शुरू होती है तो पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण समय पर नियुक्तियां नहीं हो पाती, जिससे भारी स्टाफ संकट उत्पन्न हो जाता है। हाल ही की घटना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रिक्त पदों पर भर्ती न करने से मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है, जिससे कार्य से जुड़ा तनाव बढ़ रहा है और रेलवे के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे 50 नई नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत करेगी, जो 100-200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहरों को जोड़ेंगे। इनमें 16 डब्बे होंगे
एसी गैर एसी दोनों। इसके अलावा 100 अमृत भारत ट्रेनें गैर एसी शुरू की जाएंगी जो सस्ती और सुलभ यात्रा के विकल्प प्रदान करेंगी। साथ ही 200 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी की जाएगी जिससे उच्च गति यात्रा नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। हालांकि रेलवे के बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने, गति बढ़ाने और मौजूदा ट्रेनों की सुविधाओं में सुधार करने की कोई योजना नहीं है। वंदे भारत पर यह अत्यधिक ध्यान एक अलग श्रेणी की रेल प्रणाली बना रहा है जो अन्य ट्रेनों की कीमत पर चलाई जा रही है, जिन्हें वंदे भारत ट्रेनों को दी जाने वाली प्राथमिकता के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, कुछ क्षेत्र से संबंधित मांगे हैं जिनको मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। यहां पहले भी इन मांगों को उठाया गया है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोग चिट्ठियां लिख करके देते हैं और वो कहीं लगता है कि ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। औरंगाबाद से बिहटा रेलवे लाइन निर्माण का मामला था, बरसों से लंबित पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री और अन्य द्वारा घोषित डालमिया नगर डिहरी में रेल कारखाना के निर्माण का मामला, जिसे अभय जी ने भी उठाया था। कोरोना काल में ट्रेनों के ठहराव पर लगे रोक को हटाया जाए, यह अन्य माननीय सदस्यों ने भी उठाया है, लेकिन इस पर सरकार ने जवाब दे रही, न कार्रवाई कर रही कि जहां पहले से आपने ठहराव निश्चित किया था, कोरोना काल में ठहराव को बंद किया, अब जब वो पीरियड नहीं है तो उसको फिर से बहाल करिए। इसमें दिक्कत क्या है? राजस्व का घाटा हो रहा है, यात्रियों को असुविधा हो रही है, तमाम बातें हैं, तो इसको आप लीजिए। इसी तरह से कुछ शहरों का, डिहरी शहर में ऐतिहासिक महत्व और फुटफॉल के आधार पर 11, 114, 27, 28, 129, 37, 38, 113, 57, 58 इन ट्रेनों का ठहराव किया जाए। अकोढ़ा स्टेशन पर स्थानीय बढ़ी आबादी का आवागमन और एनटीपीसी थर्मलों की वजह से 133, 47, 48 रांची वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। वहां पर 2-2 थर्मल के यात्री भी आते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। यहां पर लगातार आंदोलन जारी है। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर 21, 893 वंदे भारत, 123, 89, 90 गया चेन्नई एक्सप्रेस का ठहराव हो। औरंगाबाद जिले का स्टेशन, यहाँ अरवल जिला, पलामू जिला तक के लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं। तो 1 मिनट सर, प्लीज कंक्लूड। यस, मुंडेश्वरी रेलवे लाइन का तत्काल निर्माण कार्य तथा आरा सासाराम रेलवे लाइन के निर्माण किया जाए। राजेंद्र नगर से धनबाद चलने वाला गंगा दामोदर को आरा से शुरुआत किया जाए। कुल्हड़िया रेलवे गुमटी पर बनने वाले ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण हो, उसकी सीढ़ियां शीघ्र बने। और आरा रेलवे स्टेशन का नाम कामरेड राम नरेश राम के नाम पर किया जाए। इन मांगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जितेंद्र दोहर, धन्यवाद भैया। ऑनरेबल मेंबर जितेंद्र दोहर।